नहीं है। और जब इस मानसिकता में आप आ जाएं तो समझ लीजिए कि देश और राष्ट्र दोनों खतरे में हैं। और मैं कभी किसी उस खतरे के बारे में बात नहीं करता जो राजनीतिक दल आपको बताते हैं कि देश खतरे में है, देश खतरे में है। ये देश खतरे में नहीं है, ये राष्ट्र खतरे में है। मैं बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं करता चीजों के बारे में। मेरा अपना अनुमान है कि आपके पास 15 से ज्यादा साल नहीं है, और वो शायद इसलिए है कि आपका दुश्मन आपकी कमजोरियां जानता है, आपके लालच को जानता है, आपके स्वार्थ को जानता है, आपकी कायरता को जानता है और आपकी चुप्पी को समझता है। इसलिए देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपने सेना बना रखी है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सरकार है। सभी जितने भी अंग हैं ये देश को बचाने के लिए हैं। 70 सालों में ये देश बचा नहीं। हम 78 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं, ऐसी गलतफहमी 1935 में लाहौर में भी थी, कराची में भी थी, पेशावर में भी थी, ईस्ट पाकिस्तान में भी थी। उस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसी ही बातें करते थे, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोगों को लगता है आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो सदियों से हैं। और इस गलतफहमी ने आपको इतने लंबे समय तक सुलाया कि आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसा एटीट्यूड पैदा कर दिया है कि संकट से आप लड़ते नहीं हैं। संकट को किस तरह टाला जाए इसकी भी कोशिश नहीं करते। आंख बंद करके कोशिश करते हैं संकट अपने आप चला जाए। कभी होता नहीं दुनिया में। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जिसने उसने बाहरी चुनौती और अंदरूनी चुनौती से ना लड़ा हो। आज भी हम शायद ये कहते हैं भारत की सीमाएं बड़ी मजबूत हैं, हमने राफेल खरीद लिया है, हजारों बम होंगे ये भी मानता हूं मैं, मिसाइलें होंगी ये भी मानता हूं मैं। लेकिन हमारे ही दौर में, इसी जनरेशन के सामने, दुनिया का सबसे ताकतवर देश था यूएसएसआर। बहुत ताकतवर था, बड़े सारे बम, बड़ी सारी मिसाइलें थी। जितने भी बाहरी खतरे थे उससे लड़ने में वो संपन्न था। लेकिन यकायक ऐसा क्या हुआ कि वो 24 टुकड़ों में बट गया। न मिसाइल बचा पाई, न हथियार बचा पाए, न सेना बचा पाई। उसका मुख्य कारण यह है, मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूं, आपने 2 बार युद्ध लड़े, 3 युद्ध लड़े, एक किसी में जीते, किसी में नहीं जीते, किसी में कुछ हुआ। ये कहानियां हैं, किस्से हैं, इनको सुन के आप खुश हो सकते हैं कि हमने 1971 में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ा था। ये कभी कभी मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे एक कछुए और खरगोश की कहानी है कि किसी गलतफहमी में खरगोश गफलत में रह गया और कछुआ जीत गया। तो कछुए ने उसकी तस्वीर फ्रेम करके लगा दी कि हमारे दादा जीते थे। वो खुद नहीं जीते, बार बार दादा की तरफ बताते तो वो जीते थे। शायद यही वजह है 47 के बाद, 2-2, 3-3 युद्ध लड़ने के बाद आपके शत्रु ने आप कैसे हैं, आपकी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। एक आप छोटा सा देश है जिसकी टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के बराबर है, उसने आपकी स्टडी की।
और वही हथियार अपनाया उसने जो शायद मैं समझता हूं सबसे ज्यादा कारगर था। आज भी इस देश में नेता भी ऐसे हैं, इंटेलेक्चुअल भी ऐसे हैं, और बहुत सारे ज्ञानी इस देश में हैं जो हिंदुत्व का ठेका लेकर सुबह से शाम घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं पड़ोसी बदला नहीं जाता। कौन कहता है पड़ोसी नहीं बदला जाता? चीन ने ताइवान को हड़प लिया, पड़ोसी बदल गया। आपके पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान था, आपने उसे बदल के बांग्लादेश बना दिया। ये सब बातें लफ्फाजी की बहुत अच्छी लगती हैं नेताओं से, और जो समाज ये समझता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सत्ताओं की है, वो विनाश की तरफ चलता है। हमारे यहां पाकिस्तान से 4 आतंकवादी आ जाएं, उनको मार दिया जाए, पूरे देश का वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी हमने फतेह कर ली। एक मुल्क जिसकी टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के बराबर है, उस मुल्क के 4 आतंकवादी आज यहां मार दिए, 2 वहां मार दिए, 3 वहां मार दिए, हम इसमें खुश हैं। 150 करोड़ की आबादी है हमारी, एक छोटे से मुल्क से उसको 2 चपत मार के हम खुश हो जाते हैं। वो पिछले 70 साल से हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। उसने भी अपनी रणनीति बदल ली, लेकिन अभी भी समाज की रणनीति भारत में नहीं बदली है। 65 और 71 का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान का जो GHQ है, मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहां एक पॉलिसी बनी, और उसने पॉलिसी बनाई और उस पर 100% अमल किया। लेकिन हमारे नेताओं को तो कुछ और ही काम में बिजी थे। वो किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 15 साल प्रधानमंत्री बनना था। बड़ी बड़ी बातें करनी थी, झूठी बातें करनी थी। और यह पहला ऐसा देश है जिसके नेता अपने ही देश को बेवकूफ बनाते हैं, बाहर वालों को नहीं बना पाते। 1971 वॉर में जब पाकिस्तान के हिस्से को आपने बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, तो पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि भारत के साथ सीधे युद्ध में नहीं जीता जा सकता। तो जो उनकी पॉलिसी प्लानिंग के लोग थे इस्लामाबाद में, उन्होंने उस दिन से तय किया कि हम भारत से सीधे लड़ाई करेंगे नहीं, और लो कॉस्ट वॉर करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, गेन ज्यादा होगा। और उस डॉक्ट्रिन का नाम रखा ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहें। और उसके तहत बिना कुछ कहे उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया कि 4 आतंकवादियों को ट्रेन करो, भूखे नंगे मुसलमान जो पाकिस्तान में, जिनके घरों में रोटी नहीं है, उनके बच्चों को जिहाद समझाओ, 72 हूरों का ख्वाब दिखाओ, और जो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है उसे रटाओ सुबह से शाम तक कि काफिर का कत्ल वाजिब है, उसका कत्ल करने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, वो अल्लाह की राह में है। वो गरीब घर के बच्चे आपके यहां आए और आपके पूरे देश में कहीं कोयंबटूर में बम फट रहा है, कहीं बनारस में बम फट रहा है, कहीं दिल्ली में बम फट रहा है, और यह सिलसिला चला 10-15 साल तक। वो बम फोड़ते थे, हम ये कहते थे ISI का हाथ है, फिर आगे बढ़ जाते थे। फिर कुछ मरहम पट्टी हुई, फिर कुछ दिन के बाद कुछ हो गया, फिर कुछ दिन के बाद कुछ हो गया, लगातार ये स्थिति रही। लेकिन हमारे समाज ने कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि सरकारों पे दबाव बने, इसकी चिंता नहीं थी। क्योंकि हम तो कहते थे कि डिफेंस मिनिस्ट्री है ना इस काम के लिए। तो कोयंबटूर में बम रखने वाला कोई पाकिस्तानी था क्या?
दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बम रखने वाला पाकिस्तानी था क्या? सोहराबुद्दीन पाकिस्तान से आया था, इशरत जहां पाकिस्तान से आए थे क्या? उन्होंने आप ही के देश के लोगों का इस्तेमाल किया, मरने वाला भी आपका, मारने वाला भी आपका, असला भी आपका, और पूरे देश की माइट को हिलाया। एक गरीब घर का लड़का जो किसी गांव में रहता था, मैं बात के उसके घर तक गया देखने कहां रहता है वो, उसको भेज दिया तैयार करके, और आपके देश के अपने दलाल नेताओं, सत्ता पर बैठे चाटुकारों ने उस पूरे हमले को अंजाम दिया, क्योंकि आपको अपने देश में सत्ता पे काबिज होना था। 55,000 करोड़ एक दिन का नुकसान बॉम्बे में हुआ जब 26/11 हुआ। करने वाला जो था उसको हमने कई महीनों तक, क्योंकि दुनिया को हमको आदर्श दिखाना था कि हम कितने महान लोग हैं, कितने जुडिशियस लोग हैं, उसको पाला पोसा 2 साल तक, और फिर सजा सुनाई, फिर हमने फांसी दे दी। हम बहुत खुश हुए, और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। लेकिन हमारी सोच लगातार इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, जीएसटी में कितना फायदा होगा, सैलरी वाले की चिंता यह है कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, और हजारों ग्रुप बना लिए हैं हमने, स्वार्थ से भरे हजारों ग्रुप बना लिए हैं। ये वाले हिंदू हैं, ये वाले हिंदू हैं, वो वाले हिंदू हैं, ये गंठी पहनते हैं, ये गंठी नहीं पहनते, ये टोपी लगाते हैं, ये नीले रंग का पहनते हैं, ये इतने बना लिए हैं हमने, और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है। और इस लंबे समय में हमने और हमारे नेताओं ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो चोगा पहन के सुबह से लेकर शाम तक कहां कहां घूमते हैं, यहां यात्रा वहां यात्रा, वो यात्रा, ये आश्रम वो आश्रम, उन्होंने भी झूठ बोला। जिस काम के लिए उन्हें सन्यास लेके वो गए थे, उन्होंने भी वो काम नहीं किया। उनकी कोशिश है कितना बड़ा आश्रम हो जाए, कितना बड़ा डोनेशन हो जाए, उनके अनुयायी क्या करें क्या ना करें, वो इस सेक्ट के हैं, वो उस सेक्ट के हैं, सबके अपनी अपनी दुकानें हैं, लेकिन किसी के मूल में भारत राष्ट्र नहीं है। हम राष्ट्र की बात भी पार्ट टाइम तरीके से करते हैं। अब सब कुछ हो गया, चलो थोड़ा सा कुछ देश की बात कर लेते हैं। देश और राष्ट्र में क्या फर्क है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और जब से राष्ट्रवादी सरकार बनी है, तब से शायद हमने लगा कि अब तो हमें कोई काम ही नहीं, अब तो हमने बहुत ताकतवर लोग बैठा दिए हैं, अब सब काम उनका है। तो रोज तीसरे दिन 10-12 लोग जो देश में, आप ये कानून बनवाइए, पुष्पेन जी जीडी बख्शी से कहिए ये करें, आरएसएन से ये करें, लेटे लेटे लोग बिस्तर से हमको मैसेज कर देते हैं कि अब आप जनसंख्या पे कानून बनवाइए, जैसे मोदी हमसे पूछ के ही काम करता है। हम उन्हें समय नहीं देना चाहते। हमारा बस चले तो हम रात के 8 बजे उनसे उम्मीद करें कि अमित शाह आए और पूछे कि आप सब ठीक ठाक हैं, दरवाजे पर ताला लगाए मैं जाऊं। हम ये उम्मीद करते हैं। हम ना शत्रु से सीखते हैं, ना दुनिया से सीखते हैं, ना आस पड़ोस से सीखते हैं। हम अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। इसी देश में, इसी देश के नेताओं ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की कहानी गढ़ी, लेकिन किसी ने उस थ्योरी को समझने की कोशिश नहीं की। यह कहां से चली थी, कैसे चली थी, कोई मतलब नहीं है। एक महिला को कैसे किसी सरकार ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत फंसाया और उसको हिंदू आतंकवादी बना करके उसका टॉर्चर किया। यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूं, न मेरा कोई एजेंडा है, न मेरी कोई विचारधारा है। मेरे सारे सर्किल के केंद्र में सिर्फ राष्ट्र है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं पूछता किसी से
कि बड़ौदा में किसने बुलाया है, अहमदाबाद में किसने बुलाया है। किसी ने भी बुलाया हो, प्रोग्राम 5 स्टार में हो, सड़क के किनारे हो, मैदान पे हो, पुलिया पे हो, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है, इसलिए मैं किसी भी जगह जाने से ना नहीं करता हूं। मैंने कभी किसी से कोई शर्त नहीं रखी, कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मैंने अपनी भूमिका खुद चुनी, एहसान नहीं किया किसी के ऊपर। आरएसएन, जीडी, इन सब ने अपनी भूमिका खुद ही चुन ली है। और एक बात बता दो, इनमें से कोई किसी सत्ता के साथ कभी ना मिला, ना जाना चाहता, ना उनका कोई ऐसा ख्याल है कि हमसे कोई मिले। लेकिन आपका मतलब सिर्फ आप लोग नहीं, अपनी अपनी भूमिका को चुनिए, अपने अपने दायित्व को निभाइए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो काम कीजिए जो आप कर सकते हैं। इसलिए आपके सामने जो चुनौतियां हैं, मुझे नहीं पता कि आप उन्हें चुनौतियां मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं। कभी वो आपके अंदर कोई टेंशन पैदा भी करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो नींद कैसे आती है? मुझे तो आती नहीं भाई। मैं तो 2-2 बजे तक चीजें तैयार करता रहता हूं। जो कुछ आपके सामने घट रहा है आप उस पर भी नहीं बोलते भाई। आपस में तो चर्चा करें। अगर पड़ोस में कोई आ गया है और वो रह रहा है तो ये तो पूछे ये आदमी कहां से आया, कैसे रह रहा है भाई। ये भी चाहते हैं आपके लोकल पुलिस स्टेशन का आदमी आए, वो पूछे कि ये कहां से। आप नहीं पूछेंगे, आपके यहां चोरी हो जाएगी, आप एसएचओ को रिपोर्ट लिखा देंगे, बस खत्म कहानी। ये मैं नहीं कह रहा, भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में 5,500 करोड़ इल्लीगल इस देश में लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी इस देश में कोविड की चर्चा अगर हो जाए, बड़े बड़े ज्ञानी आ जाएंगे और देखिए साहब, इंग्लैंड में देखिए किस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड से भारत का कंपैरिजन करते हैं, नीदरलैंड से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को यह नहीं बताते कि इंग्लैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है 6 करोड़ 25 लाख, उतने हमारे यहां झूठन खाते हैं हमारी। उतने लोग इल्लीगल रहते हैं भारत में। ऑस्ट्रेलिया से आप अपनी तुलना करते हैं, हमारे यहां से 10 गुना उनकी जमीन है और 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है भाई। देशों की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा तो आपके यहां इल्लीगल माइग्रेंट रहते हैं। ये इल्लीगल माइग्रेंट कैसे आए? हम उठा के कह देते हैं देखिए साहब हमारे यहां की पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस के आसमान से आई है, हमारे बीच में से गई है। तो जो पूरा आपका बांग्लादेश का, म्यांमार का बॉर्डर है, उसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या गुनाह किए हैं, जो गुनाह माफ नहीं हो सकते। और आपकी खामोशी आज की आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी आपको, अगर आज आपने अपना रोल नहीं प्ले किया। ये बांग्लादेश से इतने सारे माइग्रेंट कैसे आ जाते हैं? ये म्यांमार से चल के भारत में लोग आते हैं, वहां से घुसते हैं। अब सोचिए, आसाम से, बंगाल से, वहां से होते हुए दिल्ली आते हैं, पठानकोट जाते हैं, जम्मू होते हुए श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं। और श्रीनगर में कैसी सरकारें थीं? उनके लिए, यानी भारत की धरती पर रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, XYZ, वो जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर नहीं बच सकता। लेकिन म्यांमार से आए हुआ मुसलमान, बांग्लादेश से आए हुआ मुसलमान इतना लंबा रूट कवर करता है, और श्रीनगर की सरकार उनको मकान बनाती है, उनके लिए आधार देती है, उनको राशन कार्ड बना देती है। यह किसके कारण हो रहा है? आप कह सकते हैं इसके लिए तो पुलिस है। यह आप भी जानते हैं भारत कैसा देश है। यह भी आपको भी पता है कि पुलिस कितनी भी हो जाए, मैन टू मैन नहीं हो सकती पुलिस। अभी एक सभा में दिल्ली में मैंने कहा तो लोग बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा पढ़ा करिए भाई, कुछ मनोहर कहानियों के अलावा भी कुछ पढ़ा करिए।
1992 में बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर, जो बॉर्डर है आपका, इसलिए मैंने कहा कि बिना जाने तथ्यों के जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार बनाइए। 1992 में बांग्लादेश और भारत के बीच में एक संधि हुई है। उस संधि का कोई नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि वो तो बताना नहीं चाहते जिन्होंने की है, और शायद सरकार में जो लोग गए हैं वो उनके लिए और चीजें बहुत सारी हैं, वो कितनी समझेंगे 70 साल के पापों को। लेकिन मुझे और आपने समाज में उन बातों को कहने के लिए किसने रोका है? उस संधि का नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। इसके तहत भारत का बीएसएफ का जवान बांग्लादेश से आने वाले, म्यांमार से आने वाले उस मुसलमान पे गोली नहीं चला सकता। उस फौजी से मिलिए जाकर के, उस बीएसएफ के जवान से मिलिए जाके। वो अपनी बंदूक की रक्षा इसलिए करता है कि उससे नौकरी चली जाएगी अगर छिन गई। 50, 60, 70 की भीड़ में जब मुसलमान बांग्लादेश से अंदर घुसते हैं तो वो डंडे से रोकता है उनको, और सब अंदर आ जाते हैं। और वो जब अंदर आते हैं तो आपके यहां तो खास तौर से बंगाल में खास किस्म के लोग हैं, कश्मीर में खास किस्म के लोग हैं, चोर से कह रहे हैं चोरी करो, और पहरेदार से कह रहे हैं तुम पहरा मत दो। और हम यहां सोचते हैं कि हम सेफ हैं। पूरा पूरा का पूरा देश आपका, कोई कोना ऐसा नहीं है जिस घड़ी वो चाहेंगे, जिस सेकंड उन्होंने तय कर लिया, और वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ आग कुछ राज्यों में देर से पहुंचे, लेकिन समझदार नागरिक दूर लगी आग से पहचान जाते हैं कि यहां किसी न किसी दिन आएगी, उसका इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, बंगाल में तो हो रहा है, आसाम में तो हुआ है, सिक्किम में तो हुआ है, मणिपुर में तो हुआ है, कश्मीर में तो हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो यहां हैं। जब तक यहां ना आ जाए वो, तब तक नींद कहां खुलने वाली हमारी। इसलिए हम ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि इससे हम समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समाज अगर आज जागृत 5% भी हो जाएगा तो वो जो 15 साल का जीवन बचा है वो 5 साल शायद आगे बढ़ जाए। हम इसकी कोशिश नहीं कर रहे। हम सब की कोशिश यह है, सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन राष्ट्र में रहने वाला समाज और समाज जो राष्ट्र को चलाता है, जिस दिन वो चैतन्य हो गया, उस दिन इसका जीवन 100 साल के लिए सुरक्षित हो जाएगा। उसमें आप सबकी भूमिका है, बड़े की है, बुजुर्ग की है, जवान की है, लड़की की है, मां की है, बहन की, हर एक की भूमिका है। लेकिन हम अपनी भूमिका तय नहीं करते, दूसरों की भूमिका तय करते हैं। अमित शाह को ये करना चाहिए, मोदी को ये करना चाहिए, योगी को ये करना चाहिए, अब मोदी बुढ़ा हो रहा है, अब योगी को आना। हम यहां बैठे बैठे सरकार बनाते रहते हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं। इसलिए कुछ चीजें आपने जानी नहीं। गुजरात के लोग वाइब्रेंट हैं, और सार्वजनिक मंच से कहता हूं बार बार, और शायद आपसे ज्यादा मेरी अपेक्षा है। उसका कारण है कि कुछ लोग जीवन में गलती करते हैं, मानते नहीं है, प्रायश्चित नहीं करते, और किसी गलती का जब आप प्रायश्चित कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली। मेरे लिए इस राष्ट्र से कोई बड़ा नहीं है, चाहे महात्मा गांधी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने 1947 का प्रायश्चित 2014 में किया। अपोलोजिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को दुनिया के सामने बहुत करेक्ट होने की कोशिश करते हैं।
हम कहते नहीं, सारे नियम पालन होने चाहिए। जब अनार्की हो, जब भेड़ चाल हो, तो कोई रूल काम नहीं करता है। आप युद्ध कैसे जीते यह महत्वपूर्ण होता है। युद्ध जीतने वाला अनाचारी था, अत्याचारी था, यह इतिहास नहीं लिखता है। जीते हुए लोगों का इतिहास लिखा जाता है। हारा हुआ आदमी कितना भी बड़ा मॉरलिस्ट हो, उसका कोई इतिहास नहीं लिखता है, कोई नहीं लिखता है। आप कहेंगे आने वाली नस्लें विवेचना करेंगी, उनके विवेचना करने का क्या फर्क पड़ता है कि आप आज भी दिल्ली के अंदर जिनको आप आताताई कहते हैं, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जिन्होंने काशी तोड़ी, मथुरा तोड़ा, अयोध्या तोड़ा, उनके नाम से दिल्ली के अंदर सड़कें हैं, क्योंकि वही जीते हुए योद्धा हैं। उन्होंने कैसा अच्छे तरीके से जीता, झूठ बोल के जीता, यह महत्व नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट देने की बीमारी है, इसलिए मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने ही नहीं चाहता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार कि आप मुझे कहें कि साहब पुष्पेन जी ने ये बात बड़ी थोड़ा सा वैसे कही है। मैं ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी सिविलाइजेशन से लड़ रहा हूं जिनके सामने कोई किसी किस्म का आदर्श नहीं है। आप रहे हैं उस आदर्श में, आपके पूर्वज रहे हैं कि सूरज डूबने के बाद सेनाएं हथियार रख देती थी, फिर एक दूसरे का मलहम भी लगाने जाती थी, क्योंकि उस समय आदर्श स्थिति थी। अब कसब जो है रात में आता है, फौज के कपड़े पहन के नहीं आता। इशरत जहां आपके बीच में से आती है। इसलिए हजारों लाखों की तादाद में, जो शायद अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, इस देश में एक इंटेलेक्चुअल आतंकवाद पूरे क्लाइमेक्स पे है। हर दिन आप हार रहे हैं, हर दिन आप हार रहे हैं। आपके निजी जीवन में कौन दोस्त है, कौन आपके नजदीकी है, वो दोस्त उस पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। और हमारे यहां जो लोग थोड़े से भी एक सामान्य वर्ग से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, उनके नाम के आगे थोड़ा सा कोई पद्मश्री या पद्म विभूषण लग जाता है, तो फिर वो बिल्कुल भगवान हो जाते हैं। लगातार आपके सामने घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ऐसी मैंने लोग नहीं देखे। कम से कम आपने आस पड़ोस के मुल्कों में गया, मेरा यह समझ में आया नहीं कि हम हार क्यों रहे हैं और ये जीत क्यों रहे हैं यार। हम समाप्त क्यों हो रहे हैं और ये बढ़ क्यों रहे हैं। तो हम अपना आदर्श बताने के लिए बताएंगे, देखा ये हो गया, भूखे हैं, नंगे हैं, फलाना है, डिमाका है। पाकिस्तान में कोई यतीम खाना नहीं मिला मुझे, भूखे नंगे बच्चे नहीं मिले मुझे। उस समाज ने उनका भी इंतजाम करा हुआ है। वो गलत है, सही है, यह एक अलग इशू है। 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, अमीर एक से एक बड़े बड़े धनाढ़ लोग इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सनातनियों के बच्चे सड़कों पे, शिक्षा से महरूम, बेरोजगारी में, सब में सबसे आगे हैं। क्योंकि तो सरकार का काम है नौकरी देना। यह हमने नहीं बताया कि सरकार की पूरे देश में अगर सरकारी नौकरी दे भी दे, 100% भी दे दे, तो भी 3 से 3.5 करोड़ से लोग ज्यादा सरकारी नौकरी में नहीं है। और हमने उसके ऑल्टरनेट नहीं ढूंढे कि इसके ऑल्टरनेट क्या हैं। अब हमने एक नया ऑल्टरनेट ढूंढ लिया, क्योंकि उसमें हमारी भूमिका नहीं है। क्योंकि हम अपनी भूमिका तय करेंगे तो यार हमें आराम दे, अपना खलल पड़ेगा उसमें। शाम की किट्टी पार्टी मिस करनी पड़ेगी हमको। खामखा 2 लोगों के सामने हम ऐसी भाषा में बात करेंगे तो कोई इधर मुंह बना के चला जाएगा, कोई उधर मुंह चला जाएगा कि शर्मा जी की बीवी ऐसे बात करती हैं, वो तो बड़ी कट्टर हैं, वो बड़े बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो हिंदूवादी हैं। हम इन शब्दों से डरते हैं।
इसलिए किसी बात को कहते नहीं हैं। इसी देश में आपके और मेरे सामने बहुत लोग मुझसे उम्र में बहुत बड़े होंगे। क्या कभी हमने कोई मीटिंग अपने घर में, बाहर, ऑफिस